नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम आज शोध या रिसर्च के संबंध में एक नए विषय पे बातचीत करना शुरू करते हैं और अगले कुछ लेसन्स में जो है हम इसी विषय पे बात करेंगे। जिस विषय पे हम बात शुरू करते हैं वो है कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस जो है, आप जैसा मतलब है ना, वही जैसा अंग्रेज़ी में कहा गया है, एनालिसिस ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट होता है, चाहे वो किसी भी मीडियम में रहे, चाहे वो सोशल मीडिया में क्यों ना रहे, उसकी एनालिसिस को हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। मोटे मोटे रूप से आप इस चीज़ को समझ जाइए। अब कंटेंट जो है वो शब्दों के द्वारा भी लिखा जा सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वो विजुअल भी हो सकता है। जैसे और अपन टेलीविज़न के बारे में बात करें तो विजुअल हो सकता है। और बहुत ही प्यारे और अच्छे विषयों को लेकर कंटेंट एनालिसिस के संदर्भ में पीएचडी की थीसिस की गई हैं। जैसे सिर्फ विजुअल्स, जैसे नाइजीरिया में आप जानते हो बोको हराम एक जो है ना बहुत ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो बहुत ही एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। उसके ख़िलाफ़ सरकार ने किस तरह के एक्शन लिए और मीडिया ने उसको कैसे पोर्ट्रे किया, कैसे प्रोजेक्ट किया और उसमें किस तरह की फ़ोटोज़ छापे गए, ये फ़ोटो की एनालिसिस, फ़ोटो और कैप्शंस की एनालिसिस पे ही जो एक पीएचडी थीसिस की गई थी। मैं भी आपको आगे चल के अभी थोड़ी देर में एक उदाहरण देने वाला हूँ, तो समझ जाइए कंटेंट एनालिसिस में बहुत काम हुआ है। और कंटेंट एनालिसिस एक्चुअली एक ऐसा विषय है जो कम्युनिकेशन ने सोशल रिसर्च को दिया है। देखिए, अब हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें, या रिसर्च की बात करते हैं, सोशल रिसर्च की बात करते हैं, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस रिसर्च की बात करते हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, काफ़ी विषय आ जाते हैं सोशल साइंस फैकल्टी में जितने भी आते हैं। और अधिकांश जो रिसर्च की मेथडोलॉजीज़ हैं वो दूसरे विषयों में निकली हैं, सोशियोलॉजी के अंदर निकली है, जहाँ तक क्वालिटेटिव की बात है या एथनोग्राफिक की बात है, या अगर अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर लें तो हमको ज़्यादातर वो साइकोलॉजी से मिली है ना, अलग अलग विषयों से मिली है। मगर एक ऐसा विषय है, एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसी रिसर्च मेथडोलॉजी है जो कम्युनिकेशन ने, मास कम्युनिकेशन ने जो है सोशल साइंस रिसर्च को दी है, वो है कंटेंट एनालिसिस। इसलिए हमें थोड़ा फ़ख्र होना चाहिए अगर हम कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में काम करते हैं कि कम्युनिकेशन क्षेत्र ने भी एक जो है वो मेथडोलॉजी दी है। और उसका मतलब समझ में भी साफ आता है क्योंकि कम्युनिकेशन डिसिप्लिन जो है 1930-40 के लगभग उभर कर आया था, है ना। मगर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये ऐसे विषय हैं जो काफ़ी पुराने हैं, है ना। तो निश्चित रूप से इनका योगदान रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी था। कम्युनिकेशन का प्राय जो है तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य या बहुत कम था। तो कंटेंट एनालिसिस जो है अब अलग अलग डिसिप्लिन में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप जेंडर स्टडीज़ पढ़ते हो तो वहाँ भी पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन जो है ना ओवर दी, जैसे हिंदुस्तान के संदर्भ में पढ़ते हो तो पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन लिबरलाइजेशन के पहले 1990 के पहले कैसा था, 1990 के बाद कैसा था, बहुत अच्छा विषय है। और आप शायद 2-3 पत्रिकाएं ले लीजिए या अखबारों में ले लीजिए और आप देखिए कि महिलाओं का किस तरह से फ़ोटोग्राफ जो है उसको उसके अंदर उनको प्रदर्शित, महिलाओं को कैसे प्रदर्शित किया गया है। तो जेंडर स्टडी, पॉलिटिकल साइंस ने भी और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के विशेष रूप से इसने भी जो है कंटेंट एनालिसिस का बहुत बड़ा काम किया है। जैसे एक अनूठा विषय है, एक अच्छा बड़ा प्यारा विषय है जिसको मैंने कोई पीएचडी अभी तक करते नहीं देखी है, हुई तो मुझे पता नहीं है। जैसे कि देखिए, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो हर साल जो है ना एक भाषण देते हैं हमारे रेड फोर्ट के ऊपर से, तो उन सब के भाषणों की आपको प्रतिलिपि मिल जाएगी। और देखिए कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग, जब रिपब्लिक डे पे हर साल जब आके वो रेड फोर्ट पे आके जब वो भाषण देते हैं तो उनका कंटेंट क्या था, इस पर बहुत अच्छी प्यारी कंटेंट एनालिसिस हो सकती है। या सिर्फ यही प्रधानमंत्री क्यों, पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने पहले जो है ना उद्बोधन पे जो उन्होंने किया है रेड फोर्ट से, उन्होंने क्या क्या कहा गया, एक रिसर्च पेपर तो निश्चित बनता है इस पे। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का विषय हो, चाहे जेंडर स्टडीज़ हो, चाहे कोई और अन्य विषय भी ले लीजिए, है ना, कम्युनिकेशन में तो निश्चित है ही। तो इसमें जो है कम्युनिकेशन का और कंटेंट एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें कई तरह से जो है कंटेंट एनालिसिस को समझा गया है, बताया गया है। जैसे एक कहते हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल होता है, एक ह्यूमनिस्ट स्कूल होता है,
बिहेवियरल स्कूल जब कंटेंट एनालिसिस की बात करता है तो ज़्यादातर इफ़ेक्ट है उसके बारे में बात करता है। जो ह्यूमनिस्ट स्कूल जब कंटेंट एनालिसिस की बात करता है तो वो जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि लोगों को क्या मतलब समझ में आता है। एक ही बात का अलग अलग मतलब समझ सकते हैं लोग। एक व्यक्ति है, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री है, मगर आप देखेंगे कि हर आदमी के अलग अलग दृष्टिकोण है उनके प्रति, अलग अलग मीनिंग उसके लेते हैं, अलग अलग परसेप्शन है उनका एक ही व्यक्ति के प्रति। तो ऐसी चीज़ों का अध्ययन भी कंटेंट एनालिसिस से बड़ा अच्छा हो सकता है। अब एक छोटी सी बात करता हूँ। आज मैं सिर्फ कंटेंट एनालिसिस के बाद ज़्यादा बात नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ एक दाग उदाहरण देके अपनी बात को आज ख़त्म करता हूँ और अगले लेसन्स पे हम लोग कंटेंट एनालिसिस की मेथडोलॉजी पे बात करेंगे। तो एक तरीका कंटेंट एनालिसिस को समझने का ये है कि एक तो उसको बिहेवियरिस्ट स्कूल से समझा जाता है, एक ह्यूमनिस्ट स्कूल से समझा जाता है। और जो जैसे मैंने बताया बिहेवियरिस्ट स्कूल है वो ज़्यादातर जो है क्वान्टिटेटिव मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करता है और जो ह्यूमनिस्ट स्कूल है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है। आज हम जो है सिर्फ अब इस बार जो है हम लोग सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की बात करेंगे, मतलब सांख्यिकी आधारित जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है उसके संदर्भ में बात करेंगे। और एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। एक पेपर जो पब्लिश हुआ था गैजेट मैगज़ीन के अंदर, गैजेट है जो यूरोप से निकलती है, और श्रीनिवास मेलकोटे ने एक पेपर किया था जिसके संदर्भ में अपनी थोड़ी बात कह के आपको अपनी चर्चा ख़त्म करूँगा। तो वो पेपर में उन्होंने क्या कहा था, उसमें क्या विशेषताएं थीं और ये पेपर कैसे छप पाया था। तो देखिए, आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले अमेरिका के अंदर और अमेरिका के अखबारों के अंदर और हिंदुस्तान के अखबारों में, विश्व भर के कई अखबारों के अंदर ये बात कही गई थी कि इराक़ में जो हैं WMD हैं, है ना, कि बहुत बड़े उनके पास हथियार छुपे हुए हैं और उनके पास जो है ना बड़ी जो है ना ऐसे बॉम्ब वम रखे हुए हैं कि जिसकी वजह से जो है अमेरिका पे भी डाल सकता है और दुनिया को उसको नष्ट कर सकता है। एक तरह की बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी और अमेरिकन मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा प्रसारित किया था और ये लोगों ने मान लिया था कि यहाँ इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन के पास जो है इस तरह से बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। हालांकि निकला कुछ नहीं बिल्कुल, मगर एक बड़ी फ़िज़ा बना दी गई थी कि भाई इराक़ के अंदर इस तरह की जो है बहुत बड़े हथियार छुपे हुए हैं और ये किसी को बताने नहीं वाला है। खैर, तो अब श्रीनिवास मेलकोटे ने क्या किया, तो उन्होंने एक अखबार लिया जो आप जानते हो न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है। एक अखबार के अंदर उन्होंने एक कवरेज किया है कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स जो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स जब किसी चीज़ को हाईलाइट करता है, फ्रंट पेज पे लेता है, उसको स्प्लैश करता है, तो फिर दुनिया भर के अखबार जो है, कम से कम अमेरिका में तो कई अखबार जो हैं उसकी लीड फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसे एक ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस करता था या हिंदू करता था, जब हिंदू ने कह दी बात, इंडियन एक्सप्रेस ने बात कह दी या टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात कह दी, तो फिर जो है देश के अधिकांश अखबार चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों उस अखबार को उठा लेते हैं और उसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। एजेंडा सेटिंग बेसिकली इसकी एक बात होती है, उस संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ। इसको आप इस तरह से ग्रहण करें कि अखबार जो है एजेंडा को सेट करते हैं, और केवल अखबार भी नहीं, कभी कभी सरकार भी जो है, ब्यूरोक्रेसी भी और एग्जीक्यूटिव भी जो है एजेंडा को सेट करता है। खैर, तो श्रीनिवास मेलकोटे ने ये काम किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर न्यूज़ को कैसे फ्रेम किया गया, तो उसके संदर्भ में आपको बताने वाला हूँ। उनका टॉपिक जो था वो था न्यूज़ फ्रेमिंग ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ इम्पेंडिंग वॉर। इम्पेंडिंग वॉर मतलब और समय से युद्ध शुरू नहीं हुआ था, और उसके पहले की बात जो भूमिका जो बांधी थी सरकार ने, अमेरिकन बुश की सरकार ने, उसके बारे में। तो न्यूज़ फ्रेमिंग ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ इम्पेंडिंग वॉर, एन एग्जामिनेशन ऑफ कवरेज in the New York Times prior to the 2003 इराक़ वॉर, ये इसका टाइटल था। 2003 के पहले जो 2003 में युद्ध हुआ था उसके पहले से अखबार में कैसे कवरेज किया गया था जो है ना, ये अपने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, तो न्यूज़ फ्रेम कैसे किया गया था इस संदर्भ में। तो देखिए, कभी भी जब कंटेंट एनालिसिस करते हैं, हालांकि हर जो प्रकाशित पेपर जो है इसको नहीं करता है, PhD में तो निश्चित करना चाहिए। जब आप रिसर्च एजेंसी के लिए काम करते हो, आप करें ना करें यहाँ पे निर्भर करता है। अच्छा काम करना है तो एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस पेपर के प्रकाशित होने का मेरे हिसाब से एक अच्छा कारण, एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उन्होंने एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया था। और जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क उन्होंने इस्तेमाल किया था, इसको अपन कह सकते हैं एट्रीब्यूट एजेंडा सेटिंग। अब इसमें मैं आपको समझाने नहीं वाला कि एजेंडा सेटिंग तो आप जानती हैं, मगर एजेंडा सेटिंग का जो दूसरा फेज़ था इसको कहते हैं एट्रीब्यूट एजेंडा सेटिंग। तो उस जो है ना विशेष
सैद्धांतिक फ्रेम को लेकर उन्होंने इसका अध्ययन किया था। और इसमें 3 उन्होंने जो है रिसर्च क्वेश्चंस पूछे थे, हाइपोथेसिस नहीं थी, रिसर्च क्वेश्चंस उन्होंने उठाए थे। और तीनों रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे इसके बारे में आपको पढ़ के अपनी चर्चा ख़त्म करता हूँ मैं। पहला जो रिसर्च क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ एक्सटेंसिव वॉज ईच एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कवर्ड इन टाइम फ्रेम इन द टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी। कि मतलब जब टाइम फ्रेम एक उन्होंने निश्चित समय लिया था, 6 महीने 8 महीने जितना भी लिया हो, और उसके कुछ अध्याय न्यूयॉर्क टाइम्स के उन्होंने निकाले थे, और उसमें उन्होंने देखा कि हर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को इसमें से किस तरह से कवरेज उसका किया गया है। अब आपको समझना ज़रूरी है कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का क्या था। तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जो श्रीनिवास ने जो शब्दावली इस्तेमाल की थी और जो रिसर्च कंटेंट एनालिसिस में की जाती है, उसमें उन्होंने इस विषय में के संदर्भ में उन्होंने 6 एटीट्यूड ऑब्जेक्ट निकाले थे। पहला एटीट्यूड ऑब्जेक्ट था सद्दाम हुसैन या उसका एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा था बुश और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा था यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो टीम थी जो न्यूक्लियर इंस्पेक्शन वगैरह करती है, आर्म्स का जो इंस्पेक्शन करती है वो थी तीसरा, चौथा था यूएस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशली जो इराक़ में थे, और पांचवा था कि फ्रांस और फिर जर्मनी और रशिया। तो ये जो है उनके एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स थे। तो हर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को कितना कवरेज दिया गया, जो समय अवधि श्रीनिवास मेलकोटे ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंतर्गत स्टडी की थी। तो आप देख लीजिए रिसर्च क्वेश्चंस कंटेंट क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के संदर्भ में कैसे बनाई जाती है, उसका रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उसका एक अच्छा उदाहरण ये था। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। पहला, हाउ एक्सटेंसिवली, हाउ मतलब सवाल से शुरू होता है, हाउ एक्सटेंसिव कितना व्यापक था जो है हर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को कितना कवरेज दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक समय अवधि के अंदर। दूसरा रिसर्च क्वेश्चन था, हाउ डिड द न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रेम ईच एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, है ना, कि हर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को उन्होंने कैसे फ्रेम किया, क्या उसको लड़ाकू बताया, क्या बुश को बहुत समझदार बताया, इस तरह की बातें थी। और तीसरा उसके और मतलब इसमें बेसिकली इसको और विस्तार से कहा जाए तो कितना एटीट्यूड कितना कवरेज जो है फेवरेबल था इन सब एटीट्यूड के प्रति, कितना अनफेवरेबल था और कितना न्यूट्रल था, और कितना इक्वल था और कितना अनइक्वल था। कहने का एक उदाहरण छोटा सा कि भाई जब आप सद्दाम हुसैन के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स जब लिख रहा है तो कितना फेवरेबल जो है उनका कवरेज था। और फेवरेबल किससे पता चलता है, एक सेंटेंस में आपने कितने एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, कितने आपने स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, कितने आपने वीक एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपको हल्का सा उदाहरण दे दूं कि आई लाइक हिम और आई लव हिम, बात तो दोनों पॉजिटिव हैं मगर आप देख लेते हैं कि लाइक में उसकी जो इंटेंसिटी जो है उसकी जो उसमें जो इमोशनल कंटेंट जो है कम हो जाता है और लव के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से फेवरेबल, अनफेवरेबल और न्यूट्रल था। और दूसरा था कि कितना कवरेज दिया गया है ना, कितना इक्वल था या अलग अलग दिया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। और तीसरा जो उनका रिसर्च क्वेश्चन था वो ये था, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द न्यूयॉर्क टाइम्स यूज़ रिपोर्ट्स, इन्फरेंसेस एंड जजमेंट्स टू डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो अब देख लीजिए इसके अंदर हर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिसको आपको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। और कंटेंट एनालिसिस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अंदर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया रिपोर्ट, तो जब कोई आप एक न्यूज़ आइटम पढ़ते हो तो इसमें रिपोर्ट है या वो जजमेंट है या वो इन्फ्रेंस दे रहा है, ये आप कैसे सुनिश्चित करोगे, कैसे तय करोगे इसको। तो आपको उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। जब कोई भी व्यक्ति काम करता है, एक पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ही अगर इस पे काम करना शुरू करता है, एक सेंटेंस पढ़ता है या एक पैराग्राफ पढ़ता है, एक स्टोरी पढ़ता है, तो उसके अंदर जो है मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या ये रिपोर्ट है, क्या ये इन्फ्रेंस है या क्या जजमेंट है। इसके लिए आपको परिभाषाएं विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी। और वैसे ही एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, इसको भी आपने परिभाषा, इसकी भी आपको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी था। और जैसे आप फेवरेबल न्यूज़ कवरेज करें तो फेवरेबल से क्या मतलब है, इक्वल से क्या मतलब है, ये सब जब तक आप ठीक तरह से परिभाषित नहीं करोगे, एक कोडिंग शीट नहीं बनाओगे, एक कोड को नहीं डेवलप करोगे, उस समय तक कंटेंट एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम बात यहाँ ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग जो है कंटेंट एनालिसिस के विभिन्न पहलुओं पे बात करना शुरू करेंगे। नमस्कार।